कि बदल गई है भाव भंगमा, बदल गया है वेश, हम्म। पर हृदय नहीं परिवर्तित होगा क्रूर कुटिलमति चाणक्यों का। कि देश में इतना जातिवाद है, आज उनके अंदर की घृणा किस तरह खुल के सामने आ रही है। ये यूजीसी की जो गाइडलाइन है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसका विरोध किया जाए। सामान्य वर्ग के साथ अन्याय हो गया, सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ तो इतना बुरा हो जाएगा, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है। कह रहे हैं इसका तो दुरुपयोग होगा, जैसे एससी एसटी कानून का होता है। दुरुपयोग कौन से कानून का नहीं होता? क्या रेप के कानून का दुरुपयोग नहीं होता? तो क्या रेप का कानून खत्म कर दें? क्या फर्जी मुकदमे रेप के नहीं लिखाए जाते? जिन पत्रकार का मैं बहुत सम्मान करता हूं, हाँ। उन्होंने लेख लिखा और कैसे कुतर्क दिए हैं। आपको इस बात की कतई चिंता नहीं है कि रोहित वेमुला जैसे लोगों को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिए गए? अभी पीछे एक आंकड़ा आया था कि पूरे देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में मात्र 5 वीसी ओबीसी हैं और एक एक एससी और एसटी का है। बाकी तो आपके ही वर्ग के हैं। कमेटी को फांसी लगाने का अधिकार थोड़ी दिया जा रहा है, इसे केवल शिकायत सुनने का अधिकार दिया जा रहा है। अब मैं देख रहा हूं कि पूरी तरह खोल उतार के नंगे होकर सामने आ गए हैं, और इन्हें अब कितनी घृणा है, दलित ओबीसी से कितनी घृणा है ये प्रकट कर रहे हैं। बहुजन सोचते थे कि YouTube पर बड़ी ईमानदारी से, निष्पक्षता से बात रखी जाती होगी, वहां पर भी एक तरह की साइड ली जा रही है। बाबा साहब ने ये कहा था कि भारत में कोई वोल्टेयर पैदा नहीं हुआ और होने की संभावना भी नहीं है, हम्म। क्योंकि ये लोग अपनी अपनी जाति के पक्ष में बोलते हैं, न्याय के पक्ष में नहीं बोलते। आदमी जाति के खोल से बाहर ही निकलना नहीं चाहता। ये जातिवादी नहीं है, न्यायवादी है। आरोपी पक्ष है, वो कैसे पीड़ित पक्ष के बराबर का कानून मांग सकता है? इसमें तो कोई विशेष अधिकार भी नहीं है। 3 जगह तो आरक्षण अब बहुत जरूरी है, निजी क्षेत्र में, मीडिया में और हायर जुडिशरी में। उस अखबार को मान्यता नहीं दी जाएगी जिसमें हर लेवल के पद में हम्म। आधे पद पीडीए के नहीं होंगे। ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं अब, अगर न्याय देना है और देश को समावेशी बनाना है। ये देश धीरे धीरे बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल बनने की तरफ बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। यूजीसी गाइडलाइंस पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। अधिकारी इसके विरोध में इस्तीफा दे रहे हैं तो लोग सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे हैं। लेकिन असल में इसकी जरूरत क्यों है और क्यों इस तरीके के सेफगार्ड चाहिए ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों को? इस संबंध में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता राजकुमार भाटी जी। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द स्वतंत्र पर। सबसे पहले तो जी धन्यवाद। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा कि देश भर में जो ट्रेंड चल रहा है, खास तौर से सोशल मीडिया पर एक बड़ा ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो इसे किस तरह से देखा जाए? विक्रांत जी, मैं तो अचंभित हूँ, बहुत आश्चर्यचकित हूँ और बहुत चिंता में हूँ कि देश में इतना जातिवाद है। ये एक ऐसा अवसर है कि ये लोग खुल के जिस तरह, जो एक वर्ग विशेष से संबंधित लोग, जो बुद्धिजीवी के खोल में छिपे रहते थे, जो बहुत महानता के खोल में छिपे रहते थे, जातिवाद से ऊपर अपने आप को बताते थे, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहो नेक रहो, आज उनके अंदर की घृणा किस तरह खुल के सामने आ रही है। यूजीसी के जो नियम आए हैं, यूजीसी की जो गाइडलाइन है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसका विरोध किया जाए या जिससे किसी का अहित होता हो। उसे आप पूरा अगर पढ़ेंगे, या जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उन्हें पढ़ना चाहिए वो, उसमें कुछ भी, और उस कुतर्क दिए जा रहे हैं, कुतर्क पे कुतर्क दिए जा रहे हैं। यूजीसी की पहली तो गाइडलाइन केवल जाति के आधार पर नहीं है। किसी भी वजह से भेदभाव होता है, उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, उन सबको उसमें समेटा गया है, चाहे विकलांगों के साथ हो, चाहे लड़कियों के साथ हो, लड़की किसी भी जाति किसी भी वर्ग की हो, या जैसे पूर्वोत्तर के छात्र, हमारे अभी उत्तराखंड में घटना हुई, एक छात्र को की हत्या कर दी गई। वो अक्सर होता है आमतौर पे रंग के आधार पे। केरला वगैरह के जो थोड़ा सा रंग उनका हमसे सांवला होता है, उन पे व्यंग कसे जाते हैं, उन्हें अपमानित किया जाता है। तो ये आम घटनाएं हैं, उस पे लोग निकल के आ रहे हैं। ये तो सामान्य वर्ग के साथ अन्याय हो गया, सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ तो इतना बुरा हो जाएगा, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है। इसका केवल एक मकसद मुझे लगता है, जो भी विरोध कर रहे हैं वो अन्याय को बनाए रखना चाहते हैं। वो अन्याय के समर्थक हैं, वो भेदभाव के समर्थक हैं, वो अपना वर्चस्व मानते हैं, वो अपने आप को मालिक मानते हैं इस देश का।
और जो अन्य वर्ग हैं जिसमें 95% लोग कवर हो जाते हैं, 95 से भी ज्यादा कवर हो जाएंगे उसमें, कि सारी तो महिलाएं, हम्म। SC ST OBC, कुछ उन क्षेत्रों के, राज्यों के, जैसे पूर्वोत्तर और केरला, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी क्षेत्र के नाम से जो अपमानित किया जाता है, वो ऐसी घटनाएं बहुत हुई हैं। और ये सभी सभी को संरक्षण देता है ये एक्ट, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो कुतर्क दिए जा रहे हैं विक्रांत जी, जी। कुतर्क बड़े गजब के हैं। हाँ। कह रहे हैं इसका तो दुरुपयोग होगा, जैसे SC ST कानून का होता है। दुरुपयोग कौन से कानून का नहीं होता? हम्म। क्या रेप के कानून का दुरुपयोग नहीं होता? तो क्या रेप का कानून खत्म कर दें? क्या फर्जी मुकदमे रेप के नहीं लिखाए जाते? क्या हत्या के कानून का दुरुपयोग नहीं होता? क्या आपस में झगड़ा होता है, लूट नहीं लिखा दी जाती है? आपस में दो परिवारों का झगड़ा होता है, जाके थाने में रिपोर्ट लिखा दी जाती, मेरी चैन चैन झपट के ले गए, मेरी जेब से रुपए निकाल ले गए। क्या उसका दुरुपयोग नहीं होता? कानून का दुरुपयोग रोकिए। कानून खत्म थोड़ी किया जाता है उसके लिए कि दुरुपयोग होगा इस आशंका से कानून खत्म किया जाए। मैं तो विक्रांत जी एक बार फिर दोहराना चाहूंगा, मेरी धीरे धीरे ये समझ बन रही थी हम्म। कि जो नासमझ लोग हैं वो जातिवाद करते हैं, जो पढ़ लिख गए बुद्धिजीवी लोग हैं चाहे किसी भी जाति के हो, वो जातिवाद से ऊपर होते हैं। हम्म। लेकिन इस प्रकरण में मैं सोशल मीडिया पे जो देख रहा हूं, और मैं अभी अभी अखबार पढ़ रहा था, हिंदी का अखबार जी। नवभारत टाइम्स, उसमें जिन पत्रकार का मैं बहुत सम्मान करता हूं, हाँ। उन्होंने लेख लिखा और कैसे कुतर्क दिए हैं। क्या कुतर्क दिए हैं इन्होंने, जो है उमेश चतुर्वेदी। हाँ। उमेश चतुर्वेदी को आप भी जानते होंगे। जी। इनका मैं बड़ा सम्मान करता था कि अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे लेखक। मैंने इनका पूरा लेख अभी पढ़ के ही निपटाऊं मैं, जैसे ही आपकी कॉल आई है। जी। कैसे कुतर्क दिए हैं उन्होंने, जो है गजब का जातिवाद है इन लोगों के अंदर। और ये देश कैसे आगे बढ़ेगा अगर इतना घोर जातिवाद आपके अंदर है? आपको इस बात की कतई चिंता नहीं है कि रोहित वेमुला जैसे लोगों को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया गया? आपको ये सहानुभूति नहीं है कि भाई किसी के जाति के नाम पे, रंग के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, लिंग के नाम पे किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी को अपमानित नहीं ना किया जाए? यार थोड़े से तो मनुष्य बनिए, थोड़े से तो इंसानियत पैदा कीजिए अपने अंदर। आप हर चीज में जाति देखते हैं। और फिर एक बात और बताओ विक्रांत जी, एक बात और समझो। जी। एक कमेटी बनेगी हर कॉलेज में, ये नियम है। हाँ, बिल्कुल। उस कमेटी में जाति के आधार पर चयन नहीं है। हम्म। उस संस्थान का प्रमुख होगा। हाँ। यार ज्यादातर संस्थानों के प्रमुख तो आपके ही वर्ग के लोग बैठे हैं। अभी पीछे एक आंकड़ा आया था कि पूरे देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में मात्र 5 VC OBC हैं और एक एक SC और ST का है। हम्म। 5 OBC हैं और एक एक SC ST का, बाकी तो आपके ही वर्ग के हैं। तो खाली कमेटी बनाने से आपको दिक्कत हो रही है? कमेटी का प्रमुख तो वही आप रहेगा जो संस्थान का प्रमुख है। फिर उसमें 3 प्रोफेसर लिए जाएंगे, 2 छात्र लिए जाएंगे, एक एक गैर शिक्षक कर्मचारी लिया जाएगा, एक प्रशासन का आदमी होगा। और ये कमेटी को, इस कमेटी को फांसी लगाने का अधिकार थोड़ी दिया जा रहा है, इसे केवल शिकायत सुनने का अधिकार दिया जा रहा है। बिल्कुल। वो शिकायत सुनेगी, उस पर चिंतन करेगी, उसके सबूत जुटाएगी, फिर उसमें कोई सजा का प्रावधान भी ऐसा नहीं है कि जेल भेज दिया जाएगा या सजा कर दी जाएगी। उसमें ज्यादा से ज्यादा जुर्माना लगाया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा छात्र को, वार्निंग दी जाएगी, ऐसे छोटे मोटे जो उसमें प्रावधान है। तो इस पे अगर आप इतना निकल गया, जो लोग हम मैं 1990 से सुनता आ रहा हूँ। 1990 में मैं पत्रकारिता में होता था, अखबार जी। में मैं रिपोर्टर होता था। हाँ। जिस समय मीडिया का उस समय जो मंडल के खिलाफ जो रोल रहा, हम्म। देश का नाश हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, योग्यता प्रभावित होगी, आरक्षित वर्ग के डॉक्टर से कौन इलाज कराना चाहेगा, जितने कुतर्क करते थे आरक्षण के खिलाफ, जैसे ही ये EWS लागू हुआ, एक शब्द नहीं बोला किसी ने। हम्म। EWS का आरक्षण तो बढ़िया आरक्षण है, उससे योग्यता प्रभावित नहीं होगी। अब तमाम भर्तियों में आप पिछली 50 भर्तियों के आंकड़े उठा के देख लीजिए विक्रांत जी, EWS की कट ऑफ OBC से नीचे जा रही है। हम्म। जो तो ओबीसी ज्यादा अंक पाके सेलेक्ट हो रहे हैं, जो ओबीसी ज्यादा अंक पाके सेलेक्ट हो रहे हैं, उनसे तो योग्यता प्रभावित हो रही थी। हाँ। और जो उनसे कम अंक पाके सेलेक्ट हो रहे हैं EWS में, उनसे योग्यता प्रभावित नहीं हो रही। वो तो महामानव है, वो तो महाविद्वान, विश्व गुरु हैं, जगत गुरु हैं। वो तो जगत गुरु हैं सारे।
तो ये मैं तो ज्यादा मुझे चिंता इस बात की हो रही है। मैंने सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स देखे हैं, जो पोस्ट देखी हैं, जो लोगों का विरोध देखा, और ऐसे ऐसे बौद्धिक लोगों का, उनमें से बहुतों को तो मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ जिनका मैं बड़ा सम्मान करता था, और मेरे मुझे ये गलतफहमी हो गई थी कि बुद्धिजीवी बुद्धिजीवी होते हैं, इनके अंदर ये छोटी बातें नहीं होती। हाँ। अब मैं देख रहा हूँ कि पूरी तरह खोल उतार के नंगे होकर सामने आ गए हैं, और इन्हें कितनी घृणा है, दलित ओबीसी से कितनी घृणा है, ये प्रकट कर रहे हैं। भाटी जी, एक चीज हमने देखा कि पिछले एक दो दिनों से, आप हम लोग माने या ना माने, टीवी चैनल और मीडिया एक परसेप्शन बिल्ड करते हैं लोगों के जहन में। तो पिछले एक दो दिनों से टीवी चैनलों पर या फिर यूट्यूब पर भी, जो बहुजन सोचते थे कि यूट्यूब पर बड़ी ईमानदारी से, निष्पक्षता से बात रखी जाती होगी, वहां पर भी एक तरह की साइड ली जा रही है। तो मीडिया में ये जो भयानक भेदभाव है, टीवी मीडिया में तो हम आमतौर पर देखते थे, लेकिन सोशल मीडिया के भी कई बड़े इन्फ्लुएंसर, कई बड़े पत्रकार इस मसले पर एक विशेष राय रखे हुए, और उन सबका भी ये कहना है कि इससे बड़ा नुकसान हो जाएगा, बड़ा समाज में विघटन आ जाएगा। इसे किस तरह से देखा जाए? विक्रांत जी, मैं अमेरिका कभी गया तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने किताब विताबों में, अखबारों में, लेखों में पढ़ा कि वहाँ ब्लैक्स को, जो काले लोगों को अधिकार दिलाने की लंबी लड़ाई लड़ी बहुत गई, बढ़िया। वहाँ काले लोगों का रंग के आधार पर इससे भी ज्यादा शोषण होता था जितना हमारे यहाँ दलित पिछड़ों का होता है। इससे भी ज्यादा शोषण था। उन्हें गुलाम बना के रखा जाता था, उन्हें कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। लेकिन वह धीरे धीरे जब ये लड़ाई बढ़ी आगे, और अमेरिकी सरकार ने स्वीकार किया, और वहाँ डाइवर्सिटी का नियम बनाया कि सब समावेशी वो होगा, तो उन लोगों का हृदय परिवर्तन इतना हो गया कि मैंने ये पढ़ा है, मैंने कई जगह, और आपको भी जानकारी होगी, कि उन्होंने ईमानदारी से उसे लागू किया, और आज वहाँ ब्लैक और व्हाइट का भेद लगभग नगण्य है। बिल्कुल। कुछ व्यक्तिगत तौर पे कोई लोग सोचते हो, वरना संस्थागत तौर पे वहाँ लगभग खत्म हो चुका है। हम्म। हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में, मतलब वहाँ ये यहाँ तक है कि अगर दुकान में 4 कर्मचारी हैं तो 2 ब्लैक रखे जाएंगे, हम्म। या 1 ब्लैक रखा जाएगा जरूर। अगर कोई फिल्म भी बना रहे हैं तो उस फिल्म में 2 कलाकार ब्लैक जरूर होंगे। तो उन्होंने उसे स्वीकार भी कर लिया और लागू भी कर दिया। हम्म। वो बहुत जल्दी उन्होंने अपनी असमानता खत्म कर ली। लेकिन हमारे जो चाणक्य हैं, उनका तो हृदय परिवर्तन ही नहीं हो पा रहा है। हम्म। वो तो वहीं के वहीं ठहरे हुए हैं। बाबा नागार्जुन ने एक कविता लिखी थी गांधी जी की हत्या पे। जी। पता नहीं आपने शायद पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, कि जी। बदल गई है भाव भंगमा, बदल गया है वेश, हम्म। पर हृदय नहीं परिवर्तित होगा क्रूर कुटिलमति चाणक्यों का। हाँ। ये जो क्रूर कुटिलमति चाणक्य हैं, हाँ। इनका हृदय हृदय परिवर्तन नाम ही नहीं ले रहा हृदय परिवर्तन होने का। हम्म। और ये स्थिति है। अब जो मैं, बाबा साहब ने एक बात कही थी, मैं इसमें ये और जोड़ दूं। जी। बाबा साहब ने ये कहा था कि भारत में कोई वोल्टेयर पैदा नहीं हुआ, और होने की संभावना भी नहीं है, हम्म। क्योंकि ये लोग अपनी अपनी जाति के पक्ष में बोलते हैं, न्याय के पक्ष में नहीं बोलते। हम्म। वोल्टेयर एक फ्रांस का पादरी था, पादरी का बेटा था, हम्म। चर्च में पैदा हुआ, और चर्च में वहाँ उन्हें सारी सुविधाएं थी, उन्हें पूजा जाता था, लेकिन उसके दिमाग के जो वैचारिक उसका विचार थे, वो अ, जनवादी थे। हम्म। उसने धीरे धीरे उन पाखंड का विरोध करना शुरू किया, और उसने कहा कि हमें ये विशेष सुविधा क्यों प्राप्त है, हाँ। हम कोई विशिष्ट इंसान नहीं है, हम भी औरों की तरह हैं। हम्म। उन्होंने चर्च का ही विरोध किया, और वोल्टेयर के विचारों से ही वहाँ फ्रांस में क्रांति की संभावना, वो बनी, भूमिका बनी। तो बाबा साहब कहते थे कि भारत में कोई वोल्टेयर पैदा नहीं हुआ। तो मुझे तो ये बात अब 2-3 दिन से बार बार याद आ रही है कि बाबा साहब कितने महान विचारक और कितने महान दार्शनिक थे, कि उन्होंने देख लिया था कि यहाँ संभावना इसलिए नहीं है कि आदमी जाति के खोल से बाहर ही निकलना नहीं चाहता। हम्म। अपने स्वार्थ के लिए 10 तरह के कुतर्क ढूंढ के लाएगा, हम्म। कुतर्क करेगा, सच कहने की हिम्मत नहीं है। हम्म। तो ये तो, जो बुद्धिजीवियों को, मेरा तो उनसे विशेष निवेदन है कि आप देश का नुकसान कर रहे हैं। अगर आप इस तरह की खाई पैदा कर रहे हैं हम्म। कि जाति के नाम पे लोग आमने सामने हो, कम से कम आपको न्याय के समर्थन में बोलना चाहिए, खुल के सामने आना चाहिए। फिर जो मुट्ठी भर लोग विरोध में बोलते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात। लेकिन बुद्धिजीवी और विद्वान लोग खुल के सामने आए। मैं पढ़ता था, जब मंडल लागू हुआ था, तो मैं प्रभाष जोशी को पढ़ता था जनसत्ता में, हाँ। और मस्तराम कपूर और ये सब लिखते थे, खुल के लिखते थे मंडल के समर्थन में और आरक्षण के समर्थन में। तो एक 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 एहसास होता था, और एक सांत्वना मिलती थी कि नहीं, ये जाति की लड़ाई नहीं है, ये न्याय की लड़ाई है। बिल्कुल।
जो जो अपने आप को, मतलब जो सामान्य जाति के लोग हैं वो भी इसके समर्थन में लिख रहे हैं, तो एक आश्वस्ति मिलती थी। और एक एक तो ये यूजीसी एक्ट पे भी ये होना चाहिए। अभी तक कोई खुल के सामने नहीं आया, मैंने नहीं देखा कि किसी ने खुल के बोला हो। उन्हें समझाना चाहिए कि ये एक्ट कुछ भी ऐसा नहीं है भैया, इसमें इसमें आप पूरा जातिवादी एक्ट बना रहे हो। ये जातिवादी नहीं है, न्यायवादी है, ये न्याय देने के लिए। एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा राजकुमार जी कि हमारे देश में महिलाओं के प्रति अत्याचार होते थे तो महिला थाना बनाए गए। बच्चों के खिलाफ अपराध होते थे, यौन शोषण होता था तो पॉक्सो कानून बना। तो अब ये कोई कहे कि ये महिला थाने बनाए जाने या महिला कानून बनाए जाना ये पुरुषों के साथ अन्याय है, उनको दबाया जा रहा है, या बच्चों के साथ अगर पॉक्सो कानून आता है तो ये जो बालिग हैं उनके साथ अन्याय है। तो ये अगर जायज नहीं है तो ये जायज कैसे है कि समाज में जो पीड़ित पक्ष है उसी के बराबर का कानून आपको भी चाहिए कि अगर हमारे साथ कोई जाति आधारित भेद होगा, कैसे जाति आधारित भेद हो सकता है ये मैं समझना चाहूंगा। इसमें जो आरोपी पक्ष है वो कैसे पीड़ित पक्ष के बराबर का कानून मांग सकता है? नहीं, कानून है, मांगने की जी। जरूरत ही नहीं है। हाँ। अगर किसी बच्चे का शोषण किया जाता है तो क्या कानून उसे बिल्कुल संरक्षण है। नहीं देता? बिल्कुल संरक्षण है, सबको संरक्षण अगर है। कोई, अगर दलित बच्चे भी किसी सवर्ण बच्चे की पिटाई कर दें तो क्या उस खिलाफ एफआईआर नहीं होगी? 100% अफेयर है। क्या उनके खिलाफ भारत के कानूनों के तहत कार्रवाई नहीं होगी? हम्म। ये तो क्योंकि इन वर्गों के खिलाफ शिकायतें ज्यादा मिल रही थी और यूजीसी ने एक कमेटी बनाई, उसने विचार किया, और ये जो दो तीन आत्महत्याएं हुई थी यूनिवर्सिटियों में, हाँ। उनके बाद ये लोगों में चिंता बढ़ी हम्म। और घटनाएं हुई कई। तो ये तो खाली एक कमेटी इसलिए बनाई गई है कि वो कमेटी से ये एहसास हो, ये जो जो कैंपस का माहौल ऐसा बना है कि वहाँ जाति, लिंग, क्षेत्र, भाषा, रंग के नाम पे भेदभाव ना हो, हम्म। भेदभाव का माहौल ना रहे, एक सामंजस्य बैठा है। ये तो इस इरादे से बनाई गई, इसमें कोई विशेष अधिकार नहीं दिए गए हम्म। या किसी के अधिकार छीने नहीं नहीं गए। और ये आपने बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया है कि जब महिलाओं के लिए कानून बनाए जाते हैं तो पुरुष ये कहने लगे हैं कि जी हमें भी तो कानून चाहिए, हमारे लिए बनाओ। हम्म। अरे उनके साथ अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, इसलिए तो उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। हम्म। और इसमें तो कोई विशेष अधिकार भी नहीं है, ये SC ST एक्ट जैसा कानून नहीं है हम्म। कि। और SC ST एक्ट में भी, अब देखिए, अब लोग कह रहे हैं कि उसका कितना दुरुपयोग होता है। मैं कह रहा हूं उसका अभी तक सदुपयोग ही नहीं हुआ। हम्म। अनुसूचित जाति जनजातियों के खिलाफ जो उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 50% लोग तो शिकायत करने ही नहीं जा पाते, वो बिल्कुल ऐसे सही बात। माहौल में रहते हैं उनकी हिम्मत ही नहीं होती थाने तक जाने की। उसे नियति माना हुआ है कि हमारी नियति है। हाँ। हाँ। जो 50% लोग पहुंचते हैं उनमें से आधे की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, हम्म। जिनकी लिखी जाती है उनमें एफआईआर लगा दी जाती है, हम्म। उनमें समझौते करा दिए जाते हैं, मुकदमे खत्म कर दिए जाते हैं। कितने परसेंट केस में सजा होती है, हम्म। कितने परसेंट केस आखिर तक पहुंचते हैं, इसका आंकड़ा दें। ये जो कह रहे हैं दुरुपयोग होता है, दुरुपयोग तो छोटी है, अभी तक सदुपयोग भी नहीं हुआ, उसका कानून पूरी तरह लागू ही नहीं हुआ। तो भाटी जी, जिस तरीके से अभी ये यूजीसी के नियम, जिसमें कोई बहुत ज्यादा आपने बताया भी कि किसी तरह की सजा या बहुत सख्त ऐसा नहीं है कि जेल और ये सब होगा। और आप जैसे लोग और आप तमाम जो बहुजन की राजनीति करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग तो निजी क्षेत्र में आरक्षण की भी मांग करते हैं। तो जब निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात आएगी तो किस तरीके से इस माहौल में बात की जा सकती है? नहीं, तीन जगह तो आरक्षण अब बहुत जरूरी है। हम्म। तीन क्षेत्रों में आरक्षण बहुत ही जरूरी है, सब, निजी क्षेत्र में, मीडिया में, और हायर जुडिशरी में। क्योंकि ये तीनों ही जगह देखिए, निजी क्षेत्र तो अब रोजगार का सबसे बड़ा केंद्र है, निजी क्षेत्र में ही रोजगार। हम्म। प्राइवेट इसे जो पब्लिक सेक्टर और सरकारी सेक्टर को तो इन्होंने बर्बाद कर दिया। हम्म। मीडिया परसेप्शन बढ़ाने का, नैरेटिव बनाने का काम करता है। मीडिया, अब देख रहे हैं आप, मीडिया कितना भेदभाव करता है, जो चीज उनके खिलाफ पड़ेगी उस पर चर्चा ही नहीं कराते वो, हम्म। क्योंकि 90% लोग एक ही वर्ग के बैठे हैं। मीडिया में तो अमेरिका जैसा कोई सिस्टम, डाइवर्सिटी का सिद्धांत लागू होना चाहिए कि उस चैनल, उस अखबार को मान्यता नहीं दी जाएगी
जिसमें हर लेवल के पद में हम्म। आधे पद पीडीए के नहीं होंगे। यानी ऐसा नहीं कि बस चपरासी और चौकीदारों से पूर्ति हाँ। कर दो कि हमने इतने कर्मचारी रखे। हाँ। संपादक 4 हैं तो उनमें भी 2 होने चाहिए। एंकर 10 हैं तो उनमें भी 5 होने चाहिए। रिपोर्टर 50 हैं तो उनमें भी 25 होने चाहिए। हम्म। सब एडिटर सब जगह जो है उसमें भागीदारी दी जाए। और हायर जुडिशरी में ये कॉलेजियम सिस्टम खत्म करके, ये जो बहुत लंबे समय से मांग चल रही है कि इंडियन जुडिशरी सर्विस बनाई जाए और आईएएस आईपीएस की तरह ही, यूपीएससी की तरह ही जो है उसकी भर्तियां हों, उसकी एग्जाम हो और उसमें उन्हें पूरा कोटा दिया जाए। ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं अब अगर न्याय देना है और देश को समावेशी बनाना है और देश को मजबूत बनाना है। वरना यूजीसी के नियमों पे जिस तरह की भाषा लोग प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह की नफरत उगल रहे हैं, ये देश धीरे धीरे बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल बनने की तरफ बढ़ रहा है। ये बहुत चिंता की बात है। अगर आप इतनी नफरत समाज में भर देंगे तो फिर क्या होगा कल को। और ये जो जिम्मेदार मानते हैं अपने आप को और जो देशभक्त मानते हैं, उन सबको सोचने की विषय है, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग से संबंधित हो, सबके सोचने का विषय है। भाटी जी, आप चूंकि पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं, तमाम चीजों पर बिना पढ़े लिखे आप बात नहीं करते, तो थोड़ा सा मैं ये समझना चाहूंगा कि आरक्षण को मेरिट से जोड़ दिया जाता है। आमतौर पर हम ये सुनते हैं, एक ये बड़ा उनकी तरफ से कहा जाता है कि आरक्षण के कारण मेरिट प्रभावित हो रही है। तो देश के, अभी आपने खुद बताया कि 90% से ज्यादा महाविद्यालयों और यूनिवर्सिटीज में स्वर्ण समाज का कब्जा है। तो आखिर क्या कारण है? वहां तो मेरिट पूरी आ रही है उनके मुताबिक, तो फिर क्या कारण है कि दुनिया के 300 उच्च संस्थानों में हमारे देश के संस्थानों का नंबर नहीं है? तो ये दोनों बातें तो विरोधाभासी हैं। नहीं, एक तो ये मेरिट वाले सवाल का जवाब मंडल आयोग की रिपोर्ट में बीपी मंडल जी ने बहुत विस्तार से दिया है। हम्म। उन्होंने कहा है कि ये जो आरक्षण जो है, सामाजिक न्याय जो है, ये कोई गरीबी मिटाने का या नौकरी बिल्कुल। देने का जरिया नहीं है। ये प्रतिनिधित्व का मसला है हम्म। कि हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि जब किसी वर्ग से एक डीएम बनता है, हम्म। जिलाधिकारी की पोस्ट तक एक व्यक्ति पहुंचता है, तो पूरा वर्ग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, सम्मानित महसूस करता है। हम्म। और उन्हें एहसास होता है कि हम भी सिस्टम में हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं। तो पहली बात तो ये कि ये प्रतिनिधित्व देने का मामला है। हम्म। जहां तक योग्यता की बात है कि जो बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं जिनमें टीचर भी नहीं है, टीचर आते हैं तो कुर्सी पे बैठ के बीड़ी पीते रहते हैं, बच्चों से झाड़ू लगवाते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं, फिर वो घर आके अपनी भैंस को नहलाते हैं, उस चारा डालते हैं, सुबह काम करके जाते हैं, स्कूल से आते ही काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं अपने माँ बाप के साथ। और दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जिन्हें गाड़ी छोड़ के आती है, स्कूल कॉलेज एसी रूम है उनके, क्लासरूम, और कंप्यूटर से पढ़ाई होती है। तो जब दोनों को उसमें कंपटीशन में बैठाया जाता है तो दोनों को आप बराबर अवसर देके कैसे, वो तो आएगा ही नहीं फिर जो जिसे अवसर नहीं हो ही मिले। नहीं सकता। तो अगर, और दूसरी बात जो ये कहते हैं कि आरक्षित वर्ग के डॉक्टर से कौन इलाज कराएगा, हम्म। आरक्षण तो खाली एडमिशन में है, एग्जाम में तो हाँ। कोई आरक्षण नहीं है। हाँ। तो जो बच्चा भैंस नहलाकर ईंट उठाकर वो डाल के आ रहा है और हाँ। फिर भी उस गाड़ी में आने वाले के साथ एग्जाम में बैठ के पास हो रहा है, तो उसमें उससे 4 गुनी योग्यता ज्यादा है। उसे अवसर नहीं मिला था, हाँ। योग्यता उसके अंदर ज्यादा है। हम्म। और ये सिद्ध भी किया है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी, मैंने सरकारी अस्पतालों में अक्सर मैं ये चीज चेक करता रहता हूँ, नोट करता रहता हूँ। जो ये जो प्रभु वर्ग के डॉक्टर होते हैं, ये ज्यादातर मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने में ही लगे रहते हैं, पैसा वसूलने में, हाँ। और ओपीडी में पेशेंट तक नहीं देखते। और मैंने देखा, मैं कई अस्पतालों में जाता हूँ और ये नोट करता हूँ ये चीज, विक्रांत जी, बहुत गंभीरता से ठीक। आरक्षित वर्ग के डॉक्टरों की वो सब प्रशंसा करते हैं। हम्म। चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, चाहे ओबीसी के हों। या जी ये डॉक्टर साहब बढ़िया हैं जी, ये पूरे दिन ओपीडी में बैठते हैं जी, ये मरीज देखते हैं। हाँ। क्योंकि ये जो इधर वाले हैं, इन्हें हम्म। एक तो संरक्षण बहुत होता है, उन्हें पता तुम्हारी कोई शिकायत भी करेगा तो ऊपर फूफा बैठा है, मामा बैठा है, हम्म। भतीजा बैठा है, चाचा बैठा है। हम्म। ये आरक्षित वर्ग वाले बेचारे डरे हुए रहते हैं कि हमारा तो कोई सिफारिश है नहीं, हमें तो मेहनत ही करनी पड़ेगी। हम्म।
तो वो काम भी करते हैं, उनमें योग्यता भी ज्यादा होती है, वो जिम्मेदारी भी समझते हैं, हाँ, लेकिन बदनाम करने में ही न लगे रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब जो आपने जो एक बात उठाई, ये बहुत जरूरी बात है कि जिन्हें हजारों साल से शिक्षा में उन्हीं का वर्चस्व रहा, उन्हें अधिकार दिए गए, धर्मशास्त्रों ने भी कहा कि केवल आपको ही शिक्षा देने का अधिकार है। 1000 साल के इतिहास में उन्होंने कोई एक ऐसी रिसर्च की है जो दुनिया में मानी जाती हो, या जिससे जनता का कुछ भला हुआ हो? ये बहुत सोचने की बात है। अगर आप अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हो और मेरिटिस मानते हो, तो आपने बिजली बनाई हो, आपने कोई दवाई बनाई हो, आपने हवाई जहाज बनाया हो, आपने मोबाइल फोन बनाया हो, आपने ये व्हाट्सएप यू और ये फेसबुक या ये हाँ, ईमेल ये कोई डेवलप किए हो, तो कहाँ आपका दिमाग कहाँ लगा रहा? आपका दिमाग तो इसमें लगा रहा कि हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री थे, हम्म, उन्होंने सूरज को मुंह में दे लिया था, हम्म। और समुद्र मंथन किया था देवताओं ने, राक्षसों ने, और उसमें से ये रतन निकले। ये फर्जीवाड़े में आपका दिमाग लगा रहा, फर्जी बातें बताने में। आपकी कोई खोज तो है ही नहीं। हम्म, मानव हित में आपके द्वारा की हुई कौन सी खोज है? आपने कौन सी बीमारी की दवाई खोजी? हम्म। कौन सी समस्या का हल खोजा आपने? आज आप गाड़ी में बैठते हैं, आपको गुड़गांव पहुंचना है, आप लोकेशन उस पर वो लगाते हैं, हाँ, लोकेशन लगाते हैं मैप पे, हाँ, और वो आपको पूरे रास्ते बताते हुए ले चलते हैं कि अब आप इतने किलोमीटर इतने बजे पहुंच जाएंगे, इस सड़क पर जाम है, इससे बच के निकल जाओ, हाँ। और इधर मुड़ो और उधर मुड़ो। ये ऐसी कोई खोज की है आपने? कोई आप काहे के मेरिट से हो आप? तो समस्या ये है। एक अंतिम सवाल, ये कहा जा रहा है कि सरकार आरएसएस के दबाव में, क्योंकि जिस तरीके का सोशल मीडिया पर हुआ है विरोध, तो सरकार आरएसएस के दबाव में इसे, इसमें कोई रास्ता निकाल सकती है, कोई बीच का रास्ता निकाल सकती है। इस पर भी विचार चल रहा है, इस तरह की खबरें भी चल रही हैं। नहीं, जो आज तक का माहौल है उसमें तो 100% ही होगा कि इसे सरकार वापस ले लेगी। हम्म, लेकिन दूसरे वर्गों को भी सोशल मीडिया पर सड़क पर एक्टिव होना चाहिए, वो इतना दबाव बना देंगे वापस ना लिया जाए। हम्म। हमारे लोग तो चुप ही बैठे रहते हैं ज्यादातर, समझते ही नहीं मुद्दों को। सनातन को मजबूत कर रहे हैं। चलो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाटी जी, जी आप जी हमारे जी साथ जी जुटे, बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, नमस्कार।